नारे लगा रहे थे वो निरहुआ निरहुआ नहीं कर रहे थे, वो मोदी मोदी कर रहे थे। यहाँ से उन्होंने सांसद चुना नेताजी को, अब वो यहाँ से सांसद बने, गए और फिर दिखे ही नहीं। जो अखिलेश यादव जी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और राहुल गांधी जी वो खाली कॉमेडी करते हैं, उनकी बात सुन के लोग यहाँ हंसते हैं। आजमगढ़ से अखिलेश के खिलाफ ताल ठोक रहे भोजपुरिया स्टार निरहुआ, क्या साइकिल को पछाड़ खिला पाएंगे कमल? क्या अमित शाह की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे निरहुआ? निरहुआ को कॉमेडियन क्यों लगते हैं राहुल गांधी? क्या सपा के गढ़ को निरहुआ कर पाएंगे फतेह? सपा के राज में क्यों नहीं हुआ आजमगढ़ का विकास? जीतने पर आजमगढ़ के विकास की राह किस काम से होगी शुरू? देखिए एनएमएफ न्यूज पर आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव और निरहुआ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बतौर अभिनेता, निर्माता और साथ में बतौर गायक भोजपुरी फिल्मों में नाम कमाया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी स्टार कहें या जुबली स्टार कहें दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जो कि इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। लेकिन मोदी विरोधियों को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं, और क्या इनकी आगे की रणनीति है? अब आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो एनएमएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, सर, पार्टी आला कमान जी, अमित शाह ने आप पे भरोसा जताया है, आपको आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या आप उनके भरोसे को जीत में तब्दील कर पाएंगे? जी जी, बिल्कुल कर पाएंगे। और ये पहले ही दिन जब मैं आजमगढ़ आया तो पूरे आजमगढ़ ने बता दिया, पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि उनका मिजाज क्या है, वो चाहते क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, विरोधी हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो 70 किलोमीटर तक रोड पे लोग खड़े थे वो खाली निरहुआ को देखने आए थे, पर उन लोगों ने शायद ध्यान से देखा नहीं वो सारे वीडियो क्लिप्स जिसमें जो लोग भी खड़े थे और वो हमारे साथ चलने वाले नहीं थे। वो तो मैं शूटिंग कर रहा था बनारस में, और मैंने ये अनाउंस कर दिया कि मैं कल जो है आ रहा हूँ आजमगढ़। और जब मैं आजमगढ़ में घुसा, अपने गांव बॉर्डर पे ही मेरा घर है, तो आजमगढ़ में जैसे मैं घुसा वैसे लोग जो स्वागत करना शुरू किए, और लोग जो खड़े होके नारे लगा रहे थे वो निरहुआ निरहुआ नहीं कर रहे थे, वो मोदी मोदी कर रहे थे। मतलब आजमगढ़ को भी पूरे देश की तरह मोदी जी चाहिए, ये बता रही थी आजमगढ़ की जनता। तो मुझे लगता है कि मुझ पे जो भरोसा करके उन्होंने भेजा है, मैं उन पे भरोसा कर रहा हूँ, और मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया। आज मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, शहरों में भी घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, तो लोग बता रहे हैं कि जो काम प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में किया है, 5 साल में जो काम किया है, वो लाभ जनता तक पहुँचा है, लोगों के घरों तक पहुँचा है। ये कारण है कि आजमगढ़ भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। देखिए सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 91 में एक ही बार आजमगढ़ में कमल खिला था, तब से लेकर अभी तक सपा बसपा का एक गढ़ रहा है, जो कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, आप जमीनी स्तर पे देख रहे हैं आप लोगों को। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या दिखा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं भी लगता है कि आजमगढ़ विकास की धारा से अभी भी अछूता है? बहुत अछूता है। अब जब मैं निकलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो आजमगढ़ को इस बात का आभास हो रहा है कि उन्होंने यहाँ से एक विधानसभा छोड़ के बाकी 9 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताया, विधायक बनाया।
पर उसका अंजाम क्या हुआ है? न कोई सड़क बन रही है, न कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ से उन्होंने सांसद चुना नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। अब वो यहाँ से सांसद बने, गए और फिर दिखे ही नहीं। आजमगढ़ वो अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आए, ये यहाँ की जनता ही बताई मुझे। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि हम इमोशन में आके इनको चुन तो लेते हैं, पर ये इमोशन उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर भी अगर वो प्यार होता तो फिर बात बनती। जैसे ये समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कहते हैं कि आजमगढ़ उनका गढ़ है। मैं भी मानता हूं कि आजमगढ़ आपका गढ़ है, आजमगढ़ के लोग आपको प्यार करते हैं, पर आप क्यों नहीं उनसे प्यार करते हैं? सवाल ये है कि ये जनता जान चुकी कि हम तो भाई उन पे भरोसा करते हैं, पर वो हमें वो प्यार नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हैं, मतलब आपको पता है कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, फिर भी आप आ रहे हैं अपने उन्हीं 9 विधायकों की तरह यहाँ के सांसद बनने, और फिर ये राग अलापने कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको तो अभी पता है कि सरकार नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हैं आजमगढ़ के लिए। तो जो आजमगढ़ के लिए करने वाले हैं आप उनको करने दीजिए। इस मामले में तो बहन जी बहुत समझदारी का काम किया उन्होंने। वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं, उनको पता है उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अगर वो कहीं से चुनाव लड़ेंगी तो वहाँ के लिए करेंगी क्या? कुछ कर नहीं पाएंगी। तो ये बात अखिलेश भैया को भी समझना चाहिए कि जब यहाँ के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये आपका घर है, तो आप इन लोगों को क्यों पीछे ढकेलने के लिए आ रहे हैं? इनको मुख्य धारा से जुड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? कि अब पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और नरेंद्र मोदी जी के साथ जब आजमगढ़ के लोग भी खड़े होंगे तो निश्चित रूप से आजमगढ़ का बहुत तेजी से विकास होगा, जो आपके बनने से नहीं होगा, क्योंकि आप सरकार में नहीं होंगे, आप कुछ करेंगे ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता जितना उनको प्यार करती है, वो प्यार आजमगढ़ से नहीं करते हैं। वो सिर्फ यहाँ जीतने आते हैं, स्वार्थ में आते हैं, और जीतने के बाद चले जाते हैं। ये बात जनता समझ चुकी है, और यही बात जो है जनता उनसे पूछेगी और जनता उनको हराएगी भी। चलिए सर, एक बात आती है, प्रधानमंत्री से आपने बात निकली, तो अभी भी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, जो ने अभी बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में गए हैं, और अभी भी उनका बड़ा बयान आया है कि प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मायावती और अखिलेश यादव जैसे होने चाहिए, जो कि एकदम जिनमें काबिलियत है और जिनमें काम करने की तत्परता है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो हमारे सीनियर कलाकार हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी बहुत फिल्में देखा हूँ। लेकिन वो तो अपने प्रधानमंत्री अखिलेश यादव में ढूंढ रहे हैं। हाँ, देखिए वो ढूंढ रहे हैं, पर बात ये है कि क्या अखिलेश भैया खुद में ढूंढ रहे हैं? जब अखिलेश जी खुद ही कह रहे हैं कि वो नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अब ऐसे आदमी में आप ढूंढ के क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? जो आदमी प्रधानमंत्री की रेस में ही नहीं है, उस आदमी को आप ये कह रहे हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो आप ऐसे ही सपना देखिए, आपको कहाँ कोई मना कर रहा है? सबको देखना चाहिए सपना। सर, अभी हाल ही में सुर्खियां बनी आजम खान जी ने अभी जयप्रदा जी को लेकर एक बहुत ही विवादित टिप्पणी की सर। उसके बाद पहले तो अखिलेश यादव जी ने बचाव किया उनका, उसके बाद अब हाल ही में अभी डिम्पल यादव का बयान आया, उन्होंने कहा है कि इन छोटी मोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, असल मुद्दा ये है कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। देखिए क्या है, जो अखिलेश यादव जी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और कुछ लोग नाराज ना हो जाएं इसलिए वो जो भी डिसीजन लेते हैं ये ध्यान में रख के लेते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे।
मैं कुछ बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो वो आज़म खान साहब जैसे लोगों को खुश रखने के लिए एक कलाकार पे भद्दी टिप्पणी होती है और चुप रहते हैं, ऊपर से उसकी सफाई भी देते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने लाचार हैं। किसी भी इंसान को इतना लाचार नहीं होना चाहिए। कुर्सी के लिए, पद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इतने लाचार मत बनो, इतने लाचार मत बनो कि आपके दल का कोई आदमी इस तरह की वाहियात हरकत कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उनके पार्टी के लोग हैं, उन्होंने टिप्पणी करके अपने बारे में बताया कि उनकी सोच क्या है, वो कैसे नीयत के लोग हैं। वो बात तो करते हैं समाजवाद की, पर समाजवाद से उनका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। ये वो खुद ही ऐसी बातें बोल के वो खुद ही साबित कर रहे हैं, हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने जिनको कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि इतने अच्छे नेता हैं अखिलेश यादव जी, पर वो इन सब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के चलते कि इनको खुश रखो, ये खुश रखें, ये खुश रहें, इन सब जोड़ तोड़ में वो सारे डिसीजन गलत ले रहे हैं। और उनके गलत डिसीजन के कारण ही नेताजी भी नाराज़ हैं उनसे। नेताजी खुद संसद भवन में ये बात कहते हैं कि हमारी सरकार तो बनेगी नहीं। तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, तो यही फिर से प्रधानमंत्री बने। और उनकी बात को भी ये नहीं मानते हैं और उसके खिलाफ ये फैसला लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक नहीं है और उनके लिए ठीक नहीं है। बाकी अच्छा सर, देखिए पीएम मोदी जी की जो मुहिम थी, मैं भी चौकीदार, उससे आप भी जुड़े, मैंने देखा, आपने भी कहा मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी अभी भी तुले हुए हैं देश के चौकीदार को चोर साबित करने पे, जबकि वो अपने जीजाजी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा जो ऑलरेडी ईडी के चक्कर लगा रहे उस पर नहीं कहते, जो खुद हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं वो उस पर कुछ नहीं कहते। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी, पहले तो उनके बयान को कोई सीरियसली लेता नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ वो खाली कॉमेडी करते हैं, उनकी बात सुन के लोग यहाँ हंसते हैं। और जहाँ तक बात है चौकीदार की, तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा घर है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर हिंदुस्तानी अपने देश का चौकीदार है। मैं भी चौकीदार हूँ, हर हिंदुस्तानी को चौकीदार होना चाहिए। और बात रही राहुल गांधी जी की, तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता, उनकी बात को इसलिए नहीं लेता है कि वो सोचते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं हिंदी में। और कोई भी आदमी जब सोचेगा अंग्रेजी में और बोलेगा हिंदी में तो वो कॉमेडी बन जाएगा, और वो हर बार ऐसा ही होता है, बन जाता है। उनको तो पहले हिंदुस्तान में रह के हिंदी की अच्छे से शिक्षा लेनी चाहिए और हिंदुस्तान के कल्चर को अच्छे से समझना चाहिए, यहाँ के सभ्यता को समझना चाहिए। और फिर जब वो बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये कोई हिंदुस्तान का आदमी बात कर रहा है, हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा है, यहाँ की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है। वो जब तक अंग्रेजी में सोच के हिंदी में बोलते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोग हंसेंगे और कुछ नहीं। और सर अभी सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट फॉरगेट 2004, हमने अटल जी को भी हराया। तो सर आपको क्या लगता है, अटल जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अटल जी के समय में बहुमत में सरकार नहीं थी, और जब मोदी जी ने सरकार बनाई तो पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई 2014 में। और कोई भी डिसीजन किसी दबाव में नहीं लिया उन्होंने, एकदम शेर की तरह दहाड़ के कि ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, ये होगा तो होगा। अब इसके पीछे कौन नाराज होता है, कौन गाली देता है, उससे नहीं फर्क पड़ता। अगर जो फैसला देश के हित में है, उन्होंने देश के हित में वो फैसला लिया, तो मुझे लगता है उसी बात से प्रभावित होके आज पूरा हिंदुस्तान
बल्कि मैं तो कहूं कि पूरी दुनिया चाहती है कि भारत के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बने। और अगर सोनिया गांधी जी को लगता है कि वो इनको हरा पाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को हरा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये उनका सिर्फ ख्वाब है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सर, एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि क्या लगता है आपको कि जो एक गठबंधन बना हुआ है सपा बसपा आरएलडी, क्या लगता है कि मोदी लहर को रोक पाएंगे? कभी नहीं। बसपा सपा का गठबंधन हुआ है। बसपा पिछली बार आप देखिए कितनी सीटें थी, जीरो को कितने भी अंक में गुणा करिए। अब तो सब एक हो गए, मोदी हटाओ। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जीरो है, उसको आप जितने अंक में गुणा करिए वो जीरो आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला इनका। ये लोग पहले ही अपनी नीयत बता दिए। देखिए क्या होता है, नीयत से बरकत होती है। आप किस नीयत से काम कर रहे हैं वही फलित होता है। और इन्होंने अपनी पहले ही नीयत बता दी कि हमारी नीयत ये है कि जो व्यक्ति देश के लिए सोच रहा है, देश के लिए कर रहा है, उसको हमको रोकना है। जनता समझ गई कि ये लोग तो पागल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक आदमी अच्छा कर रहा है उसको रोकना क्यों भाई। तुमको अगर चुनाव लड़ना है, अकेले चुनाव लड़ो तुम, और अगर तुमको गठबंधन करना भी है तो भारतीय जनता पार्टी की तरह करो। गठबंधन होना चाहिए देश के हित में। देश के विरोधी ताकत जो हैं उनके साथ आप सुर में सुर मिला रहे हैं कि नहीं जो है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो ये तो पाकिस्तान भी चाहता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने ताकि हमारा देश कमज़ोर हो जाए, हमारे देश के पास डिसीजन लेने की क्षमता ना हो। ये पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है, ये समझ में आता है क्योंकि हमारा दुश्मन देश है। लेकिन विरोधी इसी पे कहते हैं कि पाकिस्तान से मिले हुए मोदी जी, तभी पाकिस्तान चाहता है कि भारत में मोदी जी की सरकार है। ये देखिए, मैं तो कह रहा हूँ विरोधियों का हाल ये है, ये बेचारे जान चुके हैं कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। अब ये कुछ भी उल जलूल बयान देंगे, ये कुछ भी बोलेंगे, मुझे नचनिया बोलेंगे, कुछ जयाप्रदा जी को बोलेंगे, मोदी जी को बोलेंगे, और रवि किशन जी को बोलेंगे, मनोज तिवारी जी को बोलेंगे, कभी स्मृति ईरानी जी को बोलेंगे। ये कुछ भी अब अकबक करेंगे क्योंकि ये लोग पगला चुके हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि हमारा जो माया जाल था ख़त्म। जिस जाति के नाम पे ये लोग यहाँ अपनी राजनीति कर रहे थे, उस जाति को, उस जाति के जातिगत राजनीति के जहर को मैं यहाँ से उखाड़ के फेंकने वाला हूँ। ऐसा उखाड़ के फेंकूंगा कि ये जो आज तक इनकी जो ये चलती रही है जाति के नाम पे, और उनको भी पता है कि अब ख़त्म हो जाएगा, ये छोड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, ये उलझुल बयान दे रहे हैं लोग। सर, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी और मैंने आपकी एक बात मैंने जो सुनी वही सुनी कि मरते दम तक मेरे अंदर देशभक्ति रहेगी, राष्ट्रवाद अंदर रहेगा। लेकिन सर, जो अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है खासकर राष्ट्रवाद को लेकर कि जो जम्मू कश्मीर में जो धारा लगी 307 उसको छेड़ेंगे नहीं, जो राष्ट्रद्रोह का कानून है उसे हटाई देंगे सरकार में आती, अस्पा का रिव्यू करेंगे। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? आप उनके घोषणा पत्र को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि भाई साहब, आप कभी सरकार में आएंगे नहीं, आपके घोषणा पत्र की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी सोच जो है पूरा देश समझ रही है कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह सोचते हैं। इस देश का हित क्या है, अहित क्या है, ये देश के लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप जो मन करे वो घोषणा पत्र बनाते रहिए। आप कभी सरकार में आने वाले नहीं हैं। वो घोषणा पत्र बनाइए, घर में बैठ के खुद ही पढ़िए, जनता उस पर भरोसा करने वाली नहीं है। अगर मान लीजिए अगर से आजमगढ़ की जनता आपको तहे दिल से जिताती है, और हमारी भी उम्मीद है पूरी, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि आपने ज़मीनी स्तर पे देखा है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम तो मैं वो करना चाहूँगा जो करने के लिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों को आज तक धोखे में रखकर और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके जाति के नाम पे अखिलेश यादव जी उनको भरमा करके अपने पीछे पीछे घुमाते रहे। वो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं। अभी कल ही वो आए यहाँ पर्चा दाखिला के लिए, और उन्होंने कहा, उनकी बात सुन के मैं दंग रह गया कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि परीक्षा की ज़रूरत क्या है, बच्चे दौड़ निकाल लें, बस उनको भर्ती कर दिया जाए, उनको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच उनकी बताती है कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़े ना, अनपढ़ रहें।
अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, उसका बाप पूछेगा बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, तो बच्चा कहेगा ना कि क्यों स्कूल जाऊं, परीक्षा तो होनी नहीं है, मैं तो खाली दौड़ूंगा और मैं नौकरी पा जाऊंगा। तो वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहें और वो उनको गुलाम बना करके अपने पीछे पीछे घुमाते रहें और लोग उनके नाम की माला जपते रहें। अगर लोग पढ़ लिख लिए तो उनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो गलत राह पे चल रहे हैं, वो गलत राजनीति कर रहे हैं। ये लोगों को पढ़ेंगे लिखेंगे समझ आ जाएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं। पर हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले चाहते हैं कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बने, और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा पहला काम तो यही करने वाले हम लोग कि पहले हम विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ शुरू करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके करेंगे, बहुत सारा काम है। चलिए सर, एनएमएफ न्यूज़ से हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर अगर आप हमारे लिए कुछ बोल दें सर एनएमएफ के लिए। जी, एनएमएफ मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से अभी चुनाव में आया हूँ तो मुझे लगता है कि लगभग मैं रोज़ ही देख लेता हूँ एनएमएफ का न्यूज़। और मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी पूरी शुभकामना देता हूँ और आप सभी को ये कहता हूँ कि आप भी देखें एनएमएफ, और आपको जो भी खबरें हैं चुनाव से जुड़ी, देश से जुड़ी, वो आपको मिलेंगी। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, चाहे जो भी खबर आए वो तुरंत आप तक पहुँच जाए।